तो आज हम बिहार की राजनीति के भविष्य पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास एक बहुत दिलचस्प विश्लेषण है जिसका शीर्षक है बिहार राजनीति, भविष्य के रुझान। और देखिए, इसका मकसद सीधा सा है ये समझना कि बिहार में आगे होने क्या वाला है, जहां की राजनीतिक बिसात पर एक साथ कई खिलाड़ी अपने दांव चल रहे हैं। और बिहार की राजनीति, जैसा हम जानते हैं, हमेशा से ही एक जटिल पहेली रही है। यहाँ के समीकरण कभी भी सिर्फ अंक गणित पर नहीं टिके होते, बल्कि सामाजिक ताना बाना, नेताओं का अपना कद, इस सब पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और इस बार जो खास बात है वो ये कि लड़ाई अब सिर्फ दो ध्रुवीय नहीं है। हाँ, त्रिकोणीय होती दिख रही है। बिल्कुल। चलिए, तो फिर इसी त्रिकोण को जरा खोल कर देखते हैं। स्रोत की शुरुआत ही इस बात से होती है कि बिहार के भविष्य की एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो गई है और मैदान में तीन मुख्य दावेदार हैं, एनडीए और महागठबंधन जो स्थापित खिलाड़ी हैं, और एक नया नाम जो सबकी जुबान पर है, जनसुराज। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। अब तक हम बिहार की राजनीति को मुख्य रूप से दो खेमों में बटा देखते आए थे, लेकिन जनसुराज के आने से ये शतरंज का खेल और भी दिलचस्प हो गया है। ये सिर्फ एक और पार्टी नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा तत्व है जो पुराने सारे समीकरणों को, आप कह सकती हैं, उलझा सकता है। तो इस बिसात को समझने के लिए चलिए एक एक करके हर खिलाड़ी की ताकत और कमजोरी को देखते हैं, जो स्रोत हमें बता रहा है। शुरुआत करते हैं महागठबंधन से। स्रोत के मुताबिक उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और उनके सामने चुनौती क्या खड़ी है? देखिए, स्रोत इसमें बिल्कुल साफ कहता है कि महागठबंधन की जो नींव है वो आज भी उनके पारंपरिक MY समीकरण पर ही टिकी है, मतलब मुस्लिम यादव समीकरण। ओके। ये एक बहुत मजबूत और वफादार वोट बैंक माना जाता है, जो उन्हें हर चुनाव में एक तरह की शुरुआती बढ़त देता है। लेकिन स्रोत के मुताबिक यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। अच्छा, ये कैसे? विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि महागठबंधन इस कोर वोट बैंक से बाहर निकलकर, मतलब अति पिछड़ी जातियां, EBC और महादलितों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए आज भी संघर्ष कर रहा है। अच्छा, तो मतलब उनका किला तो मजबूत है, लेकिन उसका विस्तार करना मुश्किल हो रहा है। ये एक अहम बात है। अब आते हैं एनडीए की तरफ। राष्ट्रीय स्तर पर इतनी मजबूत पार्टी है, प्रधानमंत्री का चेहरा है, तो स्रोत बिहार में उनके लिए क्या कोई खास चुनौती देखता है? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत ये मानता है कि एनडीए की सबसे बड़ी ताकत प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय चेहरा और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जिनका असर बिहार में भी दिखता है, जाहिर है। लेकिन विश्लेषण एक बहुत ही बारीक कमी की ओर इशारा करता है, और वो है एक मजबूत सर्वमान्य स्थानीय मुख्यमंत्री चेहरे का अभाव। अगर हम एक व्यक्ति को समीकरण से हटा दें तो एनडीए के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो पूरे बिहार में अलग अलग सामाजिक समूहों को एक साथ अपील कर सके। इससे वे एक हद तक कह सकते हैं कि दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। ये तो बड़ी विरोधाभासी स्थिति हुई। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व मजबूत, लेकिन राज्य में एक तरह का खालीपन है। बिल्कुल। तो दोनों स्थापित गठबंधनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, और शायद यहीं पर जनसुराज की भूमिका और भी अहम हो जाती है। एक मिनट, यहां एक सवाल है। क्या स्रोत जनसुराज को सिर्फ वोट कटवा मान रहा है या फिर एक असली दावेदार के तौर पर देख रहा है? क्योंकि नए खिलाड़ियों को अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं पर यह विश्लेषण पारंपरिक मीडिया रिपोर्टों से अलग हो जाता है। स्रोत उन्हें महज वोट कटवा मानने की गलती नहीं करता। इसके उलट वो जनसुराज को एक डिसरप्टर के रूप में देखता है। डिसरप्टर मतलब खेल बिगाड़ने वाली ताकत? हाँ, जो पूरा खेल बिगाड़ दे। उनका तर्क है कि जनसुराज किसी एक जाति या धर्म की राजनीति नहीं कर रहा है, वो व्यवस्था परिवर्तन का एक नैरेटिव बना रहे हैं, जो दोनों स्थापित गठबंधनों से निराश हो चुके मतदाताओं को, खासकर युवाओं को, इनका असली असर शायद सीटें जीतने से ज्यादा नतीजों को अप्रत्याशित बनाने में हो सकता है। ठीक है, तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हुई। महागठबंधन को अपने कोर से आगे विस्तार की चुनौती है, एनडीए को एक मजबूत स्थानीय चेहरे की कमी खल रही है, और जनसुराज एक ऐसा वाइल्ड कार्ड है जिसका अगला कदम कोई नहीं जानता। इस सब को देखकर तो मतलब यही लगता है कि बिहार एक बहुत ही अनिश्चित राजनीतिक भविष्य की ओर बढ़ रहा है। नतीजा किसी भी तरफ जा सकता है। हाँ, सामान्य तौर पर तो यही निष्कर्ष निकलेगा। कोई भी कह सकता है कि ये एक हंग असेंबली या त्रिशंकु विधानसभा की तरफ इशारा है। लेकिन यहीं पर यह विश्लेषण
एक ऐसा मोड़ लेता है जो सारी उम्मीदों और अटकलों को पलट कर रख देता है। अच्छा, यहाँ पर बात और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, इन सभी समीकरणों, चुनौतियों और अनिश्चितताओं का जिक्र करने के बाद स्रोत एक ऐसे रुझान की ओर इशारा करता है जो इन सब पर भारी पड़ता है। विश्लेषण में एक लाइन है जो इस पूरी बहस का आप कह सकते हैं सार है और ध्यान खींचती है। 20 से 30 एक बार फिर से नीतीश। एक मिनट, ये फिर से कहिए। 20 से 30 एक बार फिर से नीतीश। 20 से 30, इसका मतलब 2020 से लेकर 2030 तक का पूरा दशक। हाँ ये तो एक बहुत ही बड़ा और साहसिक दावा है। हाँ, आज की राजनीति में जहां सरकारें 6 महीने में गिर जाती हैं, वहां कोई स्रोत पूरे दशक की भविष्यवाणी ये कैसे कर सकता है? ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? नहीं, आपका सवाल जायज है। इसका आधार क्या है? स्रोत इसके पीछे किसी अटकल या हवाई बात का नहीं, बल्कि 3 ठोस तर्कों का हवाला देता है। पहला तर्क है प्रशासनिक चेहरा। स्रोत का मानना है कि बिहार में पिछले कई सालों से, चाहे सरकार किसी भी गठबंधन की रही हो, शासन का चेहरा एक ही रहा है। तमाम राजनीतिक उठापटक के बावजूद नीतीश कुमार की एक प्रशासक और सुशासन बाबू की जो छवि है, वो एक बड़े वर्ग के बीच बनी हुई है। ये उनकी व्यक्तिगत ब्रांडिंग है जो पार्टी और गठबंधन से ऊपर उठ चुकी है। मतलब उनकी अपनी एक साख है जो गठबंधनों के बदलने से कमजोर नहीं पड़ती। ये तो समझ आता है, लेकिन क्या सिर्फ यही काफी है? नहीं, और यहीं पर दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण तर्क आता है। क्या है वो? सामाजिक समीकरणों का इंद्रधनुष। स्रोत ये बताता है कि आज की तारीख में बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी अपील और पहुंच लगभग हर सामाजिक समूह में है। अच्छा, एक तरफ जहां महागठबंधन का आधार MY है और NDA का सवर्ण बनिया वोटों पर, वहीं नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों, महादलितों और महिलाओं का एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया है जो किसी एक गठबंधन का बंधुआ नहीं है। और जो मुकाबला त्रिकोणीय होता है, वोट हर तरफ बढ़ते हैं, तो आखिर में जीतता वही है जिसके पास सबसे ज्यादा सामाजिक समूहों का समर्थन हो। तो स्रोत का तर्क ये है कि जब बाकी दल अपने अपने कोर वोट बैंक को बचाने में ऊर्जा लगा रहे होंगे, बिल्कुल, तब नीतीश कुमार की राजनीति इन सबके ऊपर से गुजरकर अलग अलग समूह से थोड़ा थोड़ा समर्थन लेकर एक विजयी समीकरण बना लेगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और तीसरा तर्क जो इन दोनों को और मजबूत करता है, वो है विकल्प का अभाव। विकल्प का अभाव? हाँ, स्रोत का विश्लेषण है कि 2030 तक न तो महागठबंधन और न ही जनसुराज जैसा कोई नया खिलाड़ी, ऐसा कोई सर्वमान्य नेता या वैकल्पिक नैरेटिव खड़ा कर पाएगा जो नीतीश कुमार के दशकों के अनुभव, उनके प्रशासनिक नेटवर्क और उनके सामाजिक समीकरणों को सीधे तौर पर चुनौती दे सके। इसीलिए स्रोत इसे सिर्फ अगले एक चुनाव की भविष्यवाणी के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि एक पूरे राजनीतिक युग के विश्लेषण के तौर पर देख रहा है। हाँ, तो इस चर्चा का सार क्या है? हमने देखा कि बिहार की राजनीति एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़ी है। मैदान में NDA और महागठबंधन जैसी स्थापित शक्तियां हैं और साथ साथ जनसुराज जैसा एक नया दावेदार भी है जो खेल को पूरी तरह से अप्रत्याशित बना रहा है। और इस सब के बीच जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है इन जटिलताओं के बावजूद एक स्पष्ट रुझान का संकेत। स्रोत के अनुसार तमाम उठापटक और नई संभावनाओं के होते हुए भी जो राजनीतिक सत्ता की धुरी है, वो एक बार फिर नीतीश कुमार की तरफ ही झुकती दिख रही है। ये हमें बिहार की राजनीति की उस गहरी बनावट के बारे में बहुत कुछ बताता है। एक तरफ नए समीकरण बन रहे हैं, नए खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं, जो एक बदलाव का संकेत है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक स्थापित नेतृत्व है जो अपनी जगह बनाए हुए ये निरंतरता का प्रतीक है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है। यह विश्लेषण हमें राजनीति में ट्रेंड या रुझानों की प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये रुझान कितने पक्के होते हैं? क्या ये जमीन की हकीकत को दर्शाते हैं या फिर ये खुद एक हकीकत बनाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि जब ऐसा नैरेटिव बनता है तो उसका भी नतीजों पर असर पड़ता है। बिल्कुल। और ये श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक दिलचस्प विचार छोड़ जाता है। किसी भी राजनीतिक परिदृश्य में जब नए और ताज़ा विकल्प उभर रहे हों और मुकाबला पहले से ज्यादा खुला हुआ लगे, तब भी एक स्थापित और परखे हुए चेहरे का प्रभाव इतना गहरा और स्थायी क्यों होता है? क्या ये जनता की स्थिरता की चाहत है या फिर नए विकल्पों पर भरोसे की कमी?